हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। तो इस सेशन में हम प्रश्नावली 1B के कुछ सवाल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 1B का 5वां सवाल HCF 225 और 60 यानी 225 और 60 का महत्तम समापवर्तक 225 गुणे 5 ऋण 10x है, तो x का मान ज्ञात करो। तो देखिए, दो संख्याएं अगर दी गई हैं तो आपको महत्तम समापवर्तक निकालना ऑलरेडी आता है, लेकिन यहां डायरेक्ट नहीं पूछा है कि आप मैथ से ज्ञात करिए, क्योंकि आप सवाल जानते हैं और दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो जो आपका भाग विधि है उससे लगा सकते हैं, दूसरा गुणनखंड विधि है। तो यहां से बस पहले वही मतलब महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए और फिर इतना बराबर ये दिया गया है तो जितना आए बराबर इतना कर दीजिए, फिर हल करके x का मान निकाल लीजिए। तो HCF आप 225 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो 225 का गुणनखंड क्या होगा? 225 इसको हम गुणनखंड विधि से ही लगाते हैं। तो 5 2 7 2 9 3 से कट जा रहा है, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 5 से कटेगा और फिर 1 से। तो इस प्रकार 225 बराबर 3 घाते 2 5 घाते 2, ये तो 225 का मान हो गया। अब ये 60 का मान जो होगा, आप 60 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 30 आएगा, फिर 2 15, फिर 3 5 और ये 1, यानी ये 60 बराबर हो जाएगा कितना कि 2 घाते 3 नहीं 2 घाते 2, 2 का गुणा 2 बार है, गुणे 3 और गुणे 5। ये दो संख्याएं दी गई हैं और इसको हमने इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लिया। फिर क्या निकालना है? HCF किसका? 225 और 60 का। आपको ये पहले बताया जा चुका है कि जब HCF निकालना है तो जो अभाज्य गुणनखंड दोनों में हो, उभयनिष्ठ हो, उसकी हम निम्नतम घात लिखते हैं। तो देखिए, ये 3 है, 3 इसमें भी है, तो दोनों की उभयनिष्ठ 3 है, लेकिन निम्नतम घात कितनी है? 1 है, कुछ घात नहीं है तो 1 यानी 3। 5 घाते 2 5 घाते 1 या 5, इसमें भी क्या होगा? 5। तो ये आंसर कितना आ गया? 15 आ गया। ये तो HCF आपने निकाला, लेकिन यही चीज वहां दिया क्या है कि HCF 225 60 का कितना दिया हुआ है? 225 गुणे 5 ऋण 10x। थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं जिससे x और गुणा में आपको कंफ्यूजन ना हो। ये x है, ये गुणा है। इतना बराबर इतना आपने हल किया और इतना बराबर इसने दिया है। अब आप दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी 15 बराबर 225 गुणे 5 ऋण 10x। अब 10x ऋण है, इसको इस तरफ लाइए तो कहां बराबर के इधर आएगा, पक्षांतर होके प्लस हो जाएगा, और ये 15 उधर ले जाइए। अब ये 5 का गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूना 10 1 11 ऋण 15। जब आप 1125 में से 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10x बराबर ये 0 1 1 1, तो x बराबर 1110 बटे 10, 0 0 से कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया? 111। एकदम बहुत ही आसान सवाल है। HCF बराबर कुछ देगा, इसी टाइप के और भी सवाल हैं, तो आप बस ध्यान रखिएगा कि जितना बराबर ये दिया हो आप इसका मान निकाल लीजिए, इसका मैसा निकाल लीजिए। मैसा कुछ आ जाएगा, चाहे गुणनखंड विधि से चाहे भाग विधि से, किसी तरह आप निकालिए। और अब आप जो ये दिया है और जो आपका आता है दोनों बराबर कर दीजिए। जब दोनों बराबर करेंगे तो x का मान निकालना है, पक्षांतर करके x का मान निकाल लीजिए। अब एक चीज और इसी में हम आपको दिखाते हैं कि जैसे ये है संख्या,
ये। अब हम देखिए इसको एक बॉक्स में लिखते हैं, कितना है 225। ठीक, भाग कितने से दे रहे हैं 3 से, इसको हम कैसे लिख देते हैं एक बॉक्स में 3। फिर ये भाग देने के बाद बचा कितना था 75। अब आप इसको लिख देंगे ऐसे 75, जिससे भाग दे रहे हैं उसको हम नीचे मतलब इसके इधर लिखते हैं। किससे भाग दिया आपने फिर 3 से, फिर कितना बचा 25। अब इसके नीचे हम कोष्टक में कितना लिखेंगे 25, फिर कितने से भाग दे रहे हैं 5 से, तो कितना बचा ये फिर 5 बचा। अब यहां कोई जरूरी नहीं है कि ये आपका कुछ बचे ही, यानी इस आकृति में आप देख सकते हैं कि जिससे भाग दे रहे हैं चाहे उसको नीचे लिख दें, और कोई जरूरी नहीं नीचे लिखें, आप इधर भी लिख सकते हैं 3 से भाग दिया था, यानी इसको नीचे और ऊपर कहीं भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये समझ में आ जाना चाहिए, जिससे भाग दे रहे हैं उसको ऊपर लिख दें या नीचे, जो बार जा रहा है उसको हम नीचे लिखते हुए चले आ रहे हैं। अब इस ग्राफ या इस चित्र पर कुछ सवाल आपके दिए गए हैं, अब हम उन सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रश्नावली 1B का नीचे दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात करो। 7वां सवाल, 12वां सवाल और एक सवाल और है लास्ट वाला, एक तरीके से हैं। हमने आपको बताया कि जो एक सीध में हो वो पहले भाग दिया जाता है, जो बाहर जाता है वो लिखते हैं, ऊपर या नीचे, जैसे इसमें देखिए नीचे भी है ऊपर है, ये जो ऊपर नीचे यानी साइड साइड में संख्याएं लिखी हुई हैं उससे क्या किया जा रहा है भाग दिया जा रहा है। और ये जो है भाग देने के बाद भागफल है, जैसे इसमें भाग दिया तो ये भागफल, और इसमें भाग दिया तो ये भागफल। ठीक, और आप जानते हैं, और इसमें जो है जब ये भाज्य होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है, और ये सारे गुणनखंड हैं, तो आपको पता है कि जब हम किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडन के रूप में तोड़ते हैं तो उसमें शेषफल नहीं बचता है, जिसमें शेषफल बचता है उसे हम भाग ही नहीं देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर 75 है तो हम इसमें पहले 2 से भाग नहीं कटा नहीं, तो 2 से भाग नहीं दिया हमने, 3 दूनी 6, 3 बचे 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब 3 से नहीं कट रहा है तो अब किससे भाग देंगे 5 से भाग देंगे। यानी जब हम किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ते हैं तो उस अभाज्य संख्या से भाग ही नहीं देते जिसका शेषफल कुछ आ जाए। यानी आप जानते हैं जो सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, धन शेषफल होता है, और जब शेषफल शून्य हो तब तो आप सिर्फ इतना कहेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो यहां देखिए ये 7 क्या है बार गया है, ये है भागफल, और ये क्या है इससे भाग दिया गया है, और x क्या है भाज्य है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी x बराबर 7 गुणे 3 बराबर कितना आ गया 21। क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य है, ऐसी ही अभाज्य संख्या से भाग देते हैं कि जिससे शेषफल शून्य हो, यानी संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो आपने 3 से भाग दिया x में और भागफल गया कितना 7, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो x बराबर 7 गुणे 3 बराबर 21, एकदम सेम। अब देखिए x का मान कितना आ गया 21 आ गया है। अब आपने ये भाज्य 4 है, भाज्य कितना है 4 है, सॉरी भाजक 4 है, भाज्य y है, और अब तो x का मान 21 आपको मिल गया। तो अब इन तीनों के लिए ये भाज्य है, ये भाजक है, और ये क्या है भागफल है। तो फिर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी y बराबर भाजक क्या है 4 और भागफल कितना है x। तो x का मान आया कितना है 21, 21 चौक 84।
तो आपके x और y के मान मालूम हो गए। बहुत आसान है। इसमें जो ऊपर या जैसे इसमें ऊपर ही दिया है तो इससे भाग किए गए हैं और इनमें भाग किए गए हैं। y में भाग किया गया 4 से तो कितना आया, x आया। अब देखिए y का मान 84 है ना, तो अगर यहां 84 कर लिखते और 84 में 4 से भाग देते, 4 दूनी 8 और 4 एक अन्ना में 4, फिर इसमें 3 से भाग देते, 3 सते 21। अब तो हम समझ रहे हैं, पूरी तरह समझ में आ गया होगा। हम ये लास्ट वाला देखते हैं। यहां भी देखिए y क्या है, भाज्य है। y में 5 से भाग दिया गया है और आया कितना है, 13। तो जब यहां से हम सबसे पहले नीचे से ही शुरू करते हैं, y बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल 5 गुणे 13, 13 बचे 65। ठीक, आप यहां से निकालें और ऐसे यहां से भी ले सकते हैं। देखिए 195 में से 3 से भाग दिया गया ना, तो जब 195 में 3 का भाग देते तब भी 65 ही आएगा। देखिएगा, जब आप 3 से भाग देते तो 3 एक अन्नम 3 छक 18, 1 बचा, 3 बचे 15। ये 65 है कि नहीं है? ये देखिए, अब यहां भाजक भाज्य, यहां भागफल, तो जब भाज्य में भाजक से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, भागफल। तो हमने इससे निकाला था। अभी यहां देखिए x में 3 से भाग दिया गया है। x में कितने से भाग दिया गया है, 3 से, और आया कितना है 195। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 3 भाज्य गुणे भाजक गुणे भागफल। तो 3 गुणे 195 बराबर 3 बचे 15, 3 नवा 27, 1 28 और 3 एक अन्नम 3 2 5। तो x का मान कितना आ गया, 585। तो एक सवाल और है, हम उसको भी देख लेते हैं। तो प्रश्नावली 1B का 14वां सवाल, इसको भी आप देख लीजिए। इसमें बस एक सूत्र आपको याद होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो आप देखिए यहां से x है, x में 2 से भाग दिया गया है तो आया कितना, 3381। यानी ये भाज्य है, ये भाजक है और ये क्या है, भागफल। शेषफल तो आना नहीं है, तो आप चाहे नीचे से लगाइए या ऊपर से। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3381, क्या आ जाएगा, 2 एक अन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 तिहाई 6। x का मान आ गया। अब ध्यान दीजिए कि चाहे आप ये ले लीजिए तब भी भाज्य बराबर 7 गुणे 161 आ जाएगा, और चाहे आप ये ले लीजिए, यानी इसमें 3 से भाग दे दीजिए, जो आएगा y का मान होगा, जो आपकी इच्छा कहे। चाहे देख लीजिए फिर ध्यान से कि y बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी 7 गुणे 161, 7 एक अन्नम 7, 7 6 42, फिर 7 एक अन्नम 7 4 11, इससे भी आ जाएगा। या फिर आप इसको ले लीजिए, इसमें भाग दे रहे हैं, यानी 3381 में यहाँ y बराबर 3381 में कितने से भाग दिया गया है, 3 से। तो देखिए कितना आएगा, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, ये बराबर 1127 आया। या फिर जब इसको आप लेते तो y बराबर 7 गुणे 161, तब भी वही आता, 7 एक अन्नम 7, 7 6 42, 7 एक अन्नम 7 4 11। और लास्ट में क्या है, ये z है। तो आप 161 में 7 से भाग देने पर जो आएगा वही तो z होगा। तो z बराबर क्या आएगा, 161 बटे 7, तो 7 एक अन्नम 7, 7 दूनी 14, 2 21, 7 तिरिक 21, तो z बराबर 23। आई होप ये 14वां सवाल भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बस एक टाइप का सवाल इसमें बच रहा है, उसको हम अब देखते हैं। तो 1B का यह 9वां सवाल, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अंक 0 पर समाप्त होने से क्या मतलब है। जैसे एक संख्या है, ये इस सवाल का पार्ट नहीं है, इसको हम केवल आपको समझने के लिए बता रहे हैं। जैसे एक संख्या है 2588, इसका अंतिम अंक क्या है, 8 है। तो ये संख्या किस पर समाप्त हो रही है, 8 पर। लेकिन अगर ये संख्या ऐसे हो 2640, तो ये संख्या कहाँ समाप्त हो रही है,
जीरो, मतलब उसका जो सबसे दाहिना वाला अंक हो वो जीरो होना चाहिए। जिसमें किसी संख्या का दाहिना अंक शून्य हो वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी। अब आई होप क्लियर होगा आपका कि 6 पावर n अंक जीरो पर समाप्त होने से आशय है कि उसका सबसे जो इकाई का अंक है या सबसे दाहिना अंक है उसके इकाई अथवा सबसे दाहिना अंक क्या होना चाहिए? जीरो। यही आपसे पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए या जांच कीजिए कि 6 पावर n का अंक n के किसी भी मान के लिए, n का मान 2, 4, 10, 20, 50, 100 किसी भी मान के लिए क्या इसका अंतिम अंक जीरो हो सकता है? जैसे n का मान 2 हो तो 6 चाह के 36, अगर n का मान 3 हो तो इसका मान क्या आ जाएगा? 200। भाई 6 चाह 36 मतलब 6 का 3 बार गुणा तो 36 में 6 गुणा करेंगे 216 आएगा। फिर अगर n का मान 4 हो तो 216 गुणे 4 मतलब 6 चाह के 36, फिर 6 करना में 6 3 9 और 6 दूनी 12, ये 1296 आ जाएगा। यानी हम आप देख रहे हैं कि n के किसी भी मान के लिए इसका अंतिम अंक क्या है? 6 ही आ रहा है। इसका अंतिम अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 6 पावर n किसी मान के लिए जीरो पर समाप्त नहीं होगी। एक तो यही सिद्ध हो गया। आप ऐसे कर लीजिए सिंपल, 6 पावर n में आप n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखते जाइए। जब n बराबर 1 रखेंगे तो 6 पावर 1 इक्वल टू 6, 6 पावर 2 इक्वल टू 6 चाक 36, 6 पावर 3 इक्वल टू 216, 6 पावर 4 इक्वल टू ये क्या आ गया? 1296। आप कहीं भी जाएंगे आपका ये अंतिम अंक क्या आ रहा है? अब 6 में 6 का गुणा करेंगे तो लास्ट में 6 ही आएगा, 6 चाक 36, फिर 6 आएगा, फिर 6 चाक 36। तो आप कह सकते हैं कि n के किसी भी मान के लिए 6 पावर n जीरो पर समाप्त नहीं होगा। आप लिख दीजिए कि 6 इंटू 6 करने पर इकाई का अंक सदैव 6 आ रहा है। अतः 6 पावर n के किसी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये तो एक सिंपल तरीका आ गया आपका। दूसरा तरीका देखते हैं इसको हल करने का। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप देखिए, ये तो फर्स्ट है। दूसरा तरीका आपको हल करने के लिए कि अगर मान लेते हैं 6 पावर n जीरो पर समाप्त होगा, 6 पावर n जीरो पर समाप्त होगा, इसका मतलब अंतिम अंक जीरो होगा। जब अंतिम अंक जीरो होगा आप लिखिएगा यही कि यदि 6 पावर n जीरो पर समाप्त होगा तो वह संख्या 5 से भी विभाजित होगी। वह संख्या 5 से भी विभाजित होगी। आप पूरा लिख लीजिएगा कि यदि 6 पावर n किसी मान के लिए जीरो पर समाप्त होगी तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। कैसे? जैसे देखिए, एक संख्या है 1120, जिस संख्या का अंतिम अंक जीरो है 5 से तो कटेगा ना। तो वही यहां कह रहे हैं कि यदि 6 पावर n के किसी मान के लिए जीरो पर समाप्त होगी तो वह संख्या मतलब 6 पावर n 5 से विभाजित होगी। परंतु 6 पावर n बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पावर n, और ये बराबर 2 पावर n इंटू 3 पावर n। तो क्या इसमें कोई गुणनखंड 5 है? कोई भी इसका एक गुणनखंड 2 है, दूसरा गुणनखंड क्या है? 3 है। तो आप लिखेंगे 6 पावर n का कोई भी गुणनखंड 5 नहीं है। कोई भी गुणनखंड 5 नहीं है। अतः
कोई भी गुणनखंड 5 नहीं है, अतः 6 पावर n किसी भी मान के लिए 6 पावर n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं है। आप क्या लिखिएगा कि यदि 6 पावर n के किसी मान के लिए 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी तो 6 पावर n 5 से विभाजित भी होगी। अगर भाई 0 समाप्त होगी अर्थात उसका दाहिना अंक मतलब इकाई का अंक 0 है तो वो 5 से तो कटेगी। लेकिन जब 6 पावर n आपने देखा, इसका गुणनखंड किया तो 2 पावर n और 3 पावर n आया। इस गुणनखंड में 5 कहीं नजर आया क्या? नहीं नजर आया। तो आप लिखेंगे 6 पावर n का कोई भी गुणनखंड 5 नहीं है, अतः 6 पावर n किसी भी मान के लिए 0 से मतलब 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही आपका प्रूफ हो गया। तो आप चाहे पहला ये लिख लीजिए चाहे ये लिख लीजिए, दोनों उत्तर आपके, दोनों सवाल आपके सही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्नावली आपकी जो पूरी हो गई समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगली प्रश्नावली और उससे संबंधित जो आपके थ्योरम हैं या जो थियरी है उसको